किसका किसका साइंस का टेस्ट बचा है अभी स्कूल में? आपका एक आधा स्कूल है ना? और तो मेरा भी एक से पीरियड टेस्ट स्टार्ट है। यही आ रहा होगा ना मोशन वगैरह। मोशन और तो उसके पहले आप लोग थोड़ा क्या मोशन और फोर्स एंड फ्लेक्सिबल के पहले एक टेस्ट दे दो, इनका भी स्कूल में होने वाला है। मुझे पोर्शन मैसेज करना क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? फर्स्ट तीनों ठीक है, चलो चालू करते हैं। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में मोशन क्या होता है ये पढ़ लिया है पूरा, है ना? कितने टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, जीरो एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और वहां पे हमने जो इक्वेशंस पढ़े थे ना, दोज वर द इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली, बट यहाँ हम लॉज पढ़ने वाले। लॉज एंड इक्वेशंस आर डिफरेंट थिंग्स ना। दोज इक्वेशंस वेर मैथमेटिकल इक्वेशन, जिससे हम मोशन का नेचर बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम कितना लगा, वेलोसिटी कितनी होगी। तो दोज वर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ मोशन। पहले स्टार्ट करेंगे फोर्सेस से कि फोर्स क्या होता है, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में भी पढ़े हो थोड़ा बहुत कि फोर्स क्या होता है। इट इज अ काइंड ऑफ पुश और अ पुल, राइट? और इस फोर्स के कारण आप अपने बॉडी का बहुत सारा नेचर चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो फोर्स लगा के, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो फोर्स लगा के। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कोई दौड़ते हुए आ रहा, आपने फोर्स लगा के उसको पकड़ लिया तो वो रुक जाएगा। तो एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट पे ले आया, एक रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है, आपने उसको पुश किया तो वो मोशन में हो गया। तो फोर्स से आप एक मोशन वाले को रेस्ट में ला सकते हो, रेस्ट वाले को मोशन में। आप एक ऑलरेडी मोशन वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हो, उसको और पुश करके उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप एक ऑलरेडी मोशन वाले ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो उसको पुश करके। जैसे फुटबॉल में होता है ना, फुटबॉल एक उसने वहां से यहाँ पे किक की, आपके पास आई, अब आपने फोर्स लगा के इधर कर दिया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। एंड तीसरा क्या होता है? शेप चेंज कर सकते हो। जैसे आटा गूंथते हैं फोर्स लगा के तो आटे का शेप चेंज होता है, तो होता है ना आटे का। तो उसको गूंथते समय जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप बार बार चेंज होता है। तो बाय अप्लाइंग फोर्स we can move the object which is at rest, which is we can stop the object which is in motion, we can change the speed of the object, we can change the direction of object, we can change the shape of object। समझ रहे हैं? ये सब आपके फोर्स के एप्लीकेशंस हैं। आप फोर्स को अप्लाई करके क्या क्या कर सकते हो। और फोर्स होता क्या है? इट इज बेसिकली अ पुश और अ पुल। सिंपल, फोर्स क्या होता है? पुश और अ पुल। एंड फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि एक डायरेक्शन होता है ना, हम पुश कर रहे हैं मतलब डायरेक्शन मेरे से अवे है, और पुल कर रहे हैं मतलब डायरेक्शन इज टुवर्ड्स मी। ये था ना, ये पुलिंग होता है, ये पुशिंग होता है, राइट? तो पुश और अ पुल, फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल, जिससे हम अपने बॉडी का स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट मतलब अभी वो किस हालत में है, फोर्स लगाने के कारण उसकी हालत कुछ और हो सकती है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, तो हेडिंग सब डाल दो, फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन। इसमें फोर्स का डेफिनेशन लिखना, फोर्स हाइफन डालो, दर्शना, अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आगे फोर्स का डेफिनेशन लिखना। अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड, अ पुश और अ पुल, a push or a pull on a body is called force, on a body is called force।
बड़ा चढ़ा के तो आप इसमें आगे इफेक्ट लिख सकते हो, which causes the moving object या which causes the rest object to motion या motion object to rest, इस टाइप का अपन इफेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे लाइन में लिखना, it has both magnitude and direction, it has both magnitude and direction, it has both magnitude and direction, that is, it is a vector quantity, that is, it is a vector quantity, it is a vector quantity. एक डेफिनेशन एक बुक में इसमें और लिखी हुई है ऑलिफेट एबीसी में कि फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर, ये भी लिख लो और करके डेफिनेशन, फोर्स इज एन एक्शन, फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर, ठीक है, एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जो भी एक्शन लगा रही है वो फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखा, सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर, some effects of force are, some effects of force are first point लिखना, first point, force can move a body lying at rest, ये पहला चीज है जो हम फोर्स के साथ कर सकते हैं, force can move a body lying at rest, force can move a body lying at rest, इसके एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। सेकंड इफेक्ट लिखना, सेकंड पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जैसे अपोजिट हो गया, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब देखो दोनों में डायरेक्शन अलग अलग लग रहा है ना, मतलब अगर आप एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला रहे हो तो आपका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, राइट, और अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला रहे हो तो आप उसको रोकोगे तो वो उसका डायरेक्शन अलग होगा, तो आप उसको इस तरीके से रोकोगे ना, वो रेजिस्टिव फोर्स होगा रोकने के लिए, और ये बेसिकली पुश और पुल बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, थर्ड इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये भी क्लियर है पॉइंट, ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूं, बस लिखवा रहा हूं आप लोग को। एक फोर्स मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, रोकना नहीं है, कम करना, ठीक है। A force can change the speed of a moving body, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन का लिख लेते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसके अलावा एक और कौन सा इफेक्ट देखे थे, शेप वाला ना, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बताइए पांचवा, मोशन से रेस्ट हो गया, रेस्ट से मोशन हो गया, दूसरा पॉइंट स्पीड चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
एक और पढ़ लो, फोर्स कैन मेक अ बॉडी रोटेट, फोर्स कैन मेक अ बॉडी रोटेट। इसका एग्जांपल, आप नल घुमाते हो ना, तो कुछ फोर्स लगाते हो नहीं लगाते हो? हाँ, कहाँ पे? सही होगा। कुछ बोल रहा है क्या? हैंड रेज हुआ है। सर स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार रोटेशन का एग्जांपल होगा। हाँ, हाँ, स्टीयरिंग व्हील भी आप इसको फोर्स लगाते हैं तब तो वो रोटेट होती है ना, स्टीयरिंग व्हील। हाँ, वो भी रोटेट हो जाएगा। साइकिल व्हील हो सकता है, पर कार व्हील में हम फोर्स नहीं लगाते ना डायरेक्टली, क्या कार साइकिल व्हील में नहीं लगाते? हाँ, साइकिल व्हील में आप उठा के ऐसा लगा सकते हो, तो कार में नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपका वो नल वाला भी है, आप नल को ऐसे घुमाते हो ना तो रोटेट होगा। ठीक है, ओके। तो फोर्स कैन मेक अ बॉडी रोटेट, दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना यूनिट, यूनिट, यूनिट। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट है, द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, the SI unit of force is Newton. Newton, denoted by capital N, Newton. Whereas the CGS unit, centimeter gram second, CGS unit of force is time. CGS unit of force is time, D by NE. ठीक है, जैसे हमारे मीटर एंड सेंटीमीटर्स आर द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आर द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट में भी हमने बहुत सारी एसआई यूनिट पढ़ी है और सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो फोर्स का एसआई यूनिट होगा न्यूटन एंड इसका होता है टाइम। ठीक है, और ये यूनिट आया कहां से? देखो फोर्स, एक्चुअली मैं देखो फोर्स जब मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा ना फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी का मास और वो बॉडी का एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से वो बॉडी ट्रैवल कर रही है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट फोर्स। ये इसका क्वांटिटेटिव मीनिंग हुआ। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बट जो हमने ऊपर लिखा ना वो क्वालिटेटिव मीनिंग है, वो फोर्स को एक्चुअली समझाया है। समझ रहे? किसी भी चीज का दो डेफिनेशन होता है, इधर सुन लो पहले क्या लिख रहे हैं। किसी भी चीज का दो टाइप का डेफिनेशन होता है, एक क्वालिटेटिव जो उस चीज को समझाता है कि क्या होता है इसका मतलब, और एक होता है क्वांटिटेटिव जो उसकी वैल्यू बताता है, मतलब फॉर्मूला होगा, इक्वेशन होगा। वेरी गुड आंसर, है ना? जैसे अपन ये बोलते हैं डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, ये टोटल, ये मीनिंग हो गया डिस्टेंस का। और आप निकालोगे कैसे? स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला। समझ रहे? तो फॉर्मूला से ही तो यूनिट आती है। अगर मैं बोलूं कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो आपने क्या क्या मल्टीप्लाई किया है? आपने मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई किया, राइट? अरे मास और एक्सेलरेशन तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना फोर्स निकालने के लिए। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड। यही आपका एक्चुअली में न्यूटन होता है। इसी को हम प्यार से न्यूटन बोलते हैं। बार बार किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलूंगा तो अच्छा ही लगेगा, बहुत लंबा हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए उसको अपन क्या बोल देंगे? न्यूटन। तो ये जो न्यूटन है एक्चुअली में क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये मैं लिखवा दूंगा, रुक जाओ। और ऐसे ही अगर मैं इसको सीजीएस यूनिट में लिखूं, ये तो ऐसा यूनिट हो गया ना, राइट?
अब मास का सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम। और एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। देखो सीजीएस का शॉर्ट फॉर्म ही होता है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये एक ऐसा सिस्टम है यूनिट का जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, मास को ग्राम से और टाइम को सेकेंड से। इसमें हम लेंथ को मीटर से, ऐसा यूनिट में लेंथ को मीटर से, मास को केजी से और टाइम को सेकेंड से। क्लियर है? तो सीजीएस यूनिट में अपन क्या लिख पाएंगे? मास की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा। ये इसका सीजीएस यूनिट हो गया। इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? समझ गया ना? मतलब ये डाइन और न्यूटन का मतलब क्या होता है ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, मैथमेटिकली force can be defined as the force can be defined as the product of mass and acceleration of the body. Mathematically, force can be defined as the product of mass and acceleration of a body. And acceleration. इसको अपन डिराइव करेंगे कि F इज इक्वल टू ma कहां से आया। ठीक है, बट अभी ये नहीं, यूनिट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि F इज इक्वल टू ma होता है, पर कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम जब लॉस पढ़ेंगे ना तो हम इसको डिराइव करेंगे। F इज इक्वल टू ma हम प्रॉपर डिराइव करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल के आप तो याद रखो, क्योंकि यूनिट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है फॉर्मूले से यूनिट आया ना, कुछ नया तो नहीं किया हमने। देखो ऐसे ही आपने एक्सेलरेशन का भी यूनिट ऐसे ही बनाया। एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ऊपर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो यही से तो आया एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरी यूनिट कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला ओनली। अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद है, पता है, और उस फॉर्मूले में यूज होने वाली सारी चीजों का यूनिट पता है, तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं। क्लियर? आपको पता है फोर्स ma होता है और m kg होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जोड़ दो दोनों को, तो आगे आपका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? उसी को हम न्यूटन बोलते हैं, राइट? और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोल दिए? ठीक है, अब मैं इनके बीच में रिलेशनशिप बता रहा हूं आप लोग को। जैसे हर सीजीएस एसआई यूनिट में रिलेशन होता है ना, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड केजी व्हिच इज एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मास। इन द सेम वे हम डिराइव करते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब आपको रिलेशन पता होगा तब तो आप कन्वर्जन कर पाओगे ना। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप बता दोगे 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं। 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं, आप नहीं बता पाते अगर आपको ये नहीं पता होता कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, राइट? तो यहां हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। है क्लियर? इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स, जिससे आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने किया था डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया था, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया था। तो वी शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। आप किलोग्राम को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप एक ही फिजिकल क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं आया। Am I clear? एक ही फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप निकाला जा सकता है। आगे बढ़ो, तो हमने क्या पढ़ा कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है m इंटू e, राइट? अब क्योंकि मुझे इसको डाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं किलोग्राम की जगह लिख देता हूं ग्राम।
ये लिख सकता हूँ मैं, केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकता हूँ कि नहीं? और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और सेकंड को सेकंड ही रहने दो, क्योंकि ऐसा यूनिट में भी टाइम का यूनिट सेकंड है एंड सीजीएस यूनिट में भी टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड्स को चेंज नहीं करते हैं। बस मैंने क्या क्या चेंज कर दिया, मैंने किलोग्राम की जगह ग्राम ले लिया और मैंने मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लिया। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साथ ले आओ कि कितना है, ये 1000 है और इंटू 100 है, और बाकी क्या बचा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है? अब ये देखो कितना हो गया, 10 टू द पावर 5 समझ गए? तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 टाइम, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मीटर्स होता है, वैसे ही 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 हो गया ना, 10 टू द पावर 5 मतलब 1 लाख हो गया। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 लाख टाइम, या फिर 10 टू द पावर 5 टाइम बोलो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसा क्वेश्चन? हाँ, ये सिर्फ इतना ही डिराइव करने आ सकता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड टाइम। पहले लिख तो लो कि यूनिट्स क्या क्या होती है, अभी मैथमेटिकली लिखे ना, मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल्स टू, या फोर्स इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लिख लो, फार्मूला लिख लो, F इज इक्वल्स टू ma, फार्मूला तो लिखो। Mathematically, force can be defined as the direct product of the क्या प्रोडक्ट mass. डिफाइंड एज द डाइन प्रोडक्ट, को बोला डाइन प्रोडक्ट क्या होता है भाई? सर आपको जो प्रोडक्ट ऑफ मास है डिफाइन होगा। डिफाइन तो आगे लिख चुका ना, कितने बार डिफाइन लिखेगा? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफाइन, force can be defined as the product of mass and acceleration of a body. बस सही, ठीक है? F is equals to ma लिख लो, मास, ठीक है? उसके नीचे ये सब डिस्क्राइब कर लेना, ये था पार्ट पूरा कि न्यूटन क्या होता है, टाइम क्या होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? जब पिन नहीं आया कल पर कैसे आएगा? देखिए, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल डालना, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, relation between Newton and time. बस लिखो पूरा। We know that करके लिख सकते हो, we know that 1 न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
नेक्स्ट में डालना टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक नाम तो पढ़े तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़े तो नहीं? देखो एक कैटेगरी होती है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मतलब ऐसा फोर्स जिसमें आपने दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है। हमने लिखा है डेफिनेशन की फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। अगर वो दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट है तो उसको अपन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। अब जैसे अर्थ भी हमें पुल कर रहा है ना, अर्थ का सेंटर पुल कर रहा है हमें, राइट, बट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। कोई रस्सी थोड़ा बांध के रखा है अर्थ के सेंटर से, सबके पैरों में रस्सी थोड़ा बंधी है कि आप ऊपर उछले तो वो रस्सी आपको खींच रही नीचे, मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, समझ रहे हैं? एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ रखा है, दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, पर तब भी इस वाले ने फोर्स फील किया और ये पीछे चला गया, रिपल्शन। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और हम जितने भी मस्कुलर फोर्स करते हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। मुझे अगर इस बॉटल को कुछ फोर्स लगाना तो मुझे इसको छूना पड़ेगा, है ना? मैं इसको ऐसा करूंगा और वो पीछे रहेगी, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गया। एक और कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। कोई दो बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में है तभी उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन का। मतलब अगर एक बॉडी एक सरफेस में ट्रैवल कर रही है लाइक दिस विद अ फोर्स F, यहां से लग रहा है फोर्स, ठीक है, और यहां से कोई पुश कर रहा होगा उसको, तो एक फोर्स उसको पीछे की तरफ ही लगता है, जिसको अपन कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है। ये सिर्फ सॉलिड सॉलिड में नहीं, ये लिक्विड लिक्विड में भी होता है, ये एयर में भी होता है। इसको अपन ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग। एयर फ्रिक्शन को जनरली क्या बोला जाता है? ड्रैग। और लिक्विड में भी होता है, जैसे आप देखते हो ना कुछ लिक्विड फ्रीली फ्लो करती है, मतलब लेस विस्कस होती है, गाढ़ी नहीं होती उतनी, और कुछ लिक्विड बहुत ज्यादा विस्कस होती है, गाढ़ी होती है। आप उसको अगर फ्लो कराओगे तो वो बहुत धीरे फ्लो होगी, वो तो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट कर रही है। उन दो लेयर के बीच में फोर्स है जो उसको जल्दी फ्लो होने नहीं दे रहा। दैट इज द विस्कोसिटी, जिसको अपन फ्रिक्शन बोलते हैं लिक्विड के बीच में। और एयर ड्रैग होता है जो एयर फ्रिक्शन देता है। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि वैक्यूम वाला, कि वैक्यूम के एक वैक्यूम हम अगर दोनों एक भारी और एक हल्की चीज को गिराएंगे तो वो दोनों एक ही समय पे आके नीचे गिरती है। बट विदाउट वैक्यूम आपने अगर एक हाइट से फेदर, पंख और एक बॉल को छोड़ा तो पहले बॉल आके गिरेगी, क्योंकि पंख में एयर ड्रैग यानी एयर फ्रिक्शन लगेगा, जिसके कारण वो नीचे धीरे आएगी। और अगर आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब देयर इज नो एयर, तो अब दोनों में फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है, तब दोनों एक साथ नीचे आएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब एयर में भी फ्रिक्शन होता है, तभी तो एरोप्लेन्स का जो सामने का पार्ट होता है वो ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, कभी ऑब्जर्व किए? कभी एरोप्लेन का सामने वाला शेप फ्लैट नहीं होता जैसे बस ट्रेन का होता है, उसका हमेशा शेप कैसा रहता है? ऐसा, ताकि अगर एयर सामने से आ भी रही है ना तो वो ऐसे फिसल के इधर चली जाएगी, उसको ड्रैग नहीं करेगी, उसको पीछे नहीं ले जाएगी, उसको फ्रिक्शन नहीं देगी। समझ रहे हैं? इस शिप में भी ये चीज होती है। सबमरीन्स वो वाटर का फ्रिक्शन के लिए। हमारी कार्स जो होती है उसमें साइड में वो ऐसा स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। फिश, मछलियां, उनका शेप कैसा रहता है? कोई इस टाइप की शिप फिश रहती है क्या? ऐसी रेक्टेंगुलर फिश नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो उसको फ्रिक्शन से बचाती है ताकि वो आराम से फ्लो हो सके, आराम से आगे प्रोसीड कर सके विदाउट एनी फ्रिक्शन। अगर जो एयर आएगी ना, अब अगर ऐसा रहा बॉडी तो पूरा एयर डायरेक्टली टच कर रही है इसको, देखो। अब वही अगर इसकी बॉडी ऐसी रहती तो क्या होगा? एयर यहाँ आएगी तो ऐसा फिसल के ऐसे समझ रहे?
इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक, ये तो बात हो गई फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स की, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हो, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? दोनों तरफ बराबर, उसको बैलेंस बोलते हैं। अपन मुझे सब्जी लेने आते तो पहले वो 1 किलो का बाट रख देता है यहाँ पे ना, अपने यहाँ आलू डालना चालू करता है। जब तक डालता है, तब तक डालेगा जब तक ये दोनों बराबर है। क्योंकि जब इनिशियल में ये वाला पार्ट नीचे था, ये पार्ट ऊपर था, जैसे जैसे वो आलू डालते जाएगा ये ऊपर आता जाएगा, और जहां ये बराबर आया उस कंडीशन को अपन बैलेंस कंडीशन बोलते हैं, राइट। तो बैलेंस का मतलब क्या होगा फोर्स के केस में? बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ वुड है, इसको यहां से कोई 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, ठीक है, और यहां से भी कोई 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, तो क्या ये बॉक्स खुल पाएगा यहाँ से? नो सर। क्योंकि आपने दोनों तरफ से उसको बराबर फोर्स दे दिया है, बैलेंस फोर्स। हाँ, तो वो अनबैलेंस कहलाएगा। तब जहां ज्यादा फोर्स लग रहा होगा आपका ऑब्जेक्ट वहां मूव करेगा, अभी नहीं मूव करेगा। अभी आपका ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? स्टेशनरी, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। कहीं नहीं जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हाँ, क्या ये एग्जांपल सर दूसरा क्या फोर्स लगता है? ये क्या है? ये राइट में मुझे क्या टेबल पकड़ ले कि मैं यहाँ धक्का दे रहा हूँ, वो वहां से धक्का दे रहा है, टेबल नहीं हिल रही है। क्यों नहीं हिल रही है? क्योंकि दोनों बराबर फोर्स दे रहे होंगे। तो अगर टेबल अंदर चली गई मतलब मैंने ज्यादा फोर्स दिया है, उसका कम फोर्स है। हाँ बोल। वो तो एक्सेलरेशन है, दैट इज नॉट अ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज होती है, राइट, और ग्रेविटी अलग चीज होती है। ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन। सर तो ग्रेविटी को अपोज कौन करता है? ग्रेविटी को कौन अपोज करता है? वो फोर्स नहीं नहीं करता। मतलब बुक रखी है तो नीचे में बैठी तो उसको अपोज कौन करता है? ये कर रहा है ना आपका टेबल, ये टेबल नहीं होगी तो वो नीचे चले जाएगी। आप बोल सकते हैं एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक फोर्स के लिए एक नॉर्मल फोर्स होता है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूं ना, तो एक परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है, जो मुझे नीचे धंसने नहीं दे रहा। वरना अगर मेरा फोर्स ज्यादा होता तो मैं तो नीचे धंस जाता। बट ये जो आपका फ्लोर है, ये फ्लोर मेरे ऊपर उतना ही फोर्स दे रहा है जितना मैं उसको ऊपर दे रहा हूँ, ताकि मैं बैलेंस कंडीशन में खड़ा हूँ। उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो परपेंडिकुलर लगता है ना, मतलब अगर ये एक बॉडी, ये समझ लो ये बॉडी, ये इसके नीचे एक फोर्स दे रही होगी, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? उसके वेट के बराबर। जितना इसका वेट होगा उतना वो फोर्स दे रहा होगा नीचे। वेट और मास में भी अंतर होता है ना। वेट इज बेसिकली अ फोर्स, मास क्या होता है? कंटेंट ऑफ द बॉडी, कितना मास है उस बॉडी का। बट वेट क्या है कि कितना फोर्स वो बॉडी ग्राउंड में दे रहा है, उसको वेट बोलते हैं। तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है? तो वेट का यूनिट कभी केजी मत बोलना, क्योंकि वो फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वेट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, बिकॉज वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स which we are applying on the ground, on the earth. वो गलत होता है ना बोलना कि वेट मेरा कितना केजी है, वो गलत है, एक्चुअली मास है, ठीक है, या उसको न्यूटन में बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे एक फोर्स इसका लग रहा है जिसको अपन इसका वेट के बराबर बोलेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट रखेगा इससे ज्यादा तो और ज्यादा फोर्स देगा, राइट। और ये नीचे से इसको उतना ही फोर्स मिलता है, दैट इज व्हाई ये नीचे नहीं जा रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है। ऊपर तब जाता है जब ये वाला फोर्स ज्यादा होता है। ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ये अपनी जगह पे है, मतलब बोथ फोर्स आर बैलेंसिंग ईच अदर। समझ रहे? तो फोर्स कहीं जाता नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? अब एक आदमी और इधर से आ गया उसको हेल्प करने के लिए, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा, राइट, है ना। और इस तरह से मूव करेगा जहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो इसके लिए अपन को निकालना होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस बॉक्स में? 15 बोल दिए, 10 बोल दिए, 20 नहीं। देखो ये तो किसी को कैंसिल कर दिए ना, 10 ही तो बचा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं ना,
दे गेट्स एडेड अप, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। पर जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है 15 आया, बट इसको तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। प्रैक्टिकल क्वांटिटी का यही तो मतलब होता है, अगर इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव है, इधर से आ रहा है तो नेगेटिव, ऐड करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मतलब कोई अगर आपसे पूछता कि ये ऑब्जेक्ट को नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप 10 न्यूटन, भले दिखने में आपको यहाँ से 5 5 और 10 20 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, बट क्या वो 20 न्यूटन से मूव हो रहा है, वो तो 10 न्यूटन के कारण ही मूव कर रहा है ना, बाकी 5 5 तो दूसरों कैंसिल कर दे रहे हैं। इट इज मूविंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 10 न्यूटन फोर्स ओनली। अभी इसका नेट फोर्स क्या बोलते हैं अपन, 10 न्यूटन। क्लियर है। तो ये होता है आपका अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल। तो अनबैलेंस फोर्स के कारण ही बॉडी मूव करती है, अनबैलेंस फोर्स के कारण ही बॉडी मोशन में आती है, मूव करती है। बैलेंस फोर्स के कारण बॉडी मूव नहीं कर सकती। मतलब अगर आपने बैलेंस फोर्स लगाया तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, वो बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। मतलब कोई आदमी दौड़ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप का एग्जांपल है, कोई आदमी दौड़ रहा है, उसको दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, आगे से एक पीछे से, तो उसकी स्पीड सेम रहेगी क्योंकि दोनों आगे पीछे से सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट it will continue to be at rest. If a body is in motion, it will continue to be in motion until and unless a force has been applied on it. दो फोर्स लग रहे हैं बट वो दोनों बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब तुम लगाते नहीं इससे अच्छा, क्योंकि मूव तो ऐसे भी नहीं कर रहा है ना, दोनों का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। बैलेंस फोर्स के केस में क्या बॉडी मूव हुआ, क्या मोटिव फुलफिल हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, दोनों की बस एनर्जी वेस्ट हुई। समझ रहे हैं। तो एक बैलेंस फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकता। जो अपन ऊपर लिखे ना सारी चीजें, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, आपका बैलेंस फोर्स उन सारे में से कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अ बैलेंस फोर्स कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट इनटू मोशन। एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट को कभी रेस्ट में नहीं ला सकता बैलेंस फोर्स। एक मोशन, एक आपके बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता एक बैलेंस फोर्स। समझ रहे हैं। मतलब इधर से भी डायरेक्शन, इधर से एक फोर्स लगा, इधर से लगा, ये ऑब्जेक्ट क्या इधर उधर होगा क्या, बीच में चलता रहेगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बैलेंस फोर्स never changes the direction of motion. Balance force never changes the shape of the sides. समझ रहे हैं। तो जो भी इफेक्ट्स हमने लिखे ना एक्चुअली वो अनबैलेंस फोर्स के लिए। बैलेंस फोर्स का मतलब एक्चुअली में कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है। नेट फोर्स इज 0। 5 कट जाएगा, क्लियर। तो बैलेंस फोर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक रेस्ट वाली बॉडी को, मतलब जो मैं पीछे स्टेटमेंट बोल रहा था कि अ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन until and unless an unbalanced force is applied on it. मतलब ये पेन को अगर मैं यहाँ रख के चले जाऊँ आज, है ना, और कल तक इसको कोई छुए ना, कोई हिलाए ना, तो वही पड़ा रहेगा कल तक। समझ रहे हो। मतलब a rest body at rest will continue to be at rest। ये फैन अगर आज खुला छोड़ के चले जाऊँ ये चलता ही रहेगा कल तक। हाँ, लाइट नहीं बोलनी चाहिए वरना वो चलता रहेगा। The body is in motion will continue to be in motion until and unless a force is applied। वो भी किस टाइप का फोर्स, अनबैलेंस। अरे बैलेंस होगा तो क्या मतलब देगा, इसको आके दो लोग ऐसा पकड़ लिए तब भी ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हो। तो अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं दूंगा ना तब तक वो अपनी जगह से नहीं मिलेगा। अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं दूंगा तब तक ये फैन नहीं रुकेगा, तो मुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा तब जाके वो रुकेगा। एक फुटबॉल को मैंने किक कर दिया, वो हमेशा के लिए चलती रहेगी क्या, तो रुकेगी ना, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। भले कोई रोकने वाला नहीं है वहां पे, कोई इंसान नहीं खड़ा है, पर तब भी वो रुकेगी ना, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। कैसे, तो ग्रेविटी वो तो ऑलरेडी अर्थ से कनेक्टेड है, उसको उस समय फ्रिक्शन लगेगा। एक फुटबॉल को मैंने किक कर दिया तो आप ये मत सोचा कोई आदमी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, मतलब ये हमेशा चलती रहेगी। एक इनविजिबल फोर्स वहां पे भी है, वो इनविजिबल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है। तो वहां पे वो अनबैलेंस फोर्स आपका फ्रिक्शन है। Am I clear? जो कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी की स्पीड को कम कर रहा है, अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग योर बॉडी एट रेस्ट। फुटबॉल एट रेस्ट। क्लियर है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया ना, ये एक्चुअली फर्स्ट लॉ है मोशन। एक बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, until and unless
एन एक्सटर्नल, बाहर से लगेगा फोर्स, एन एक्सटर्नल, और वो भी किस टाइप का फोर्स, अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप उस बॉडी में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे रहेगी, वो मोशन वाली बॉडी मोशन नहीं रहेगी। बड़ा सिंपल सा लॉ है ना, जाहिर सी बात है ना। मतलब एक मतलब अब क्या था, उस समय फिजिक्स बनी नहीं थी, तो जो ऑब्वियस सी चीजें जो हो रही थी लोग उसको लॉ बनाए जा रहे थे। बट अब आप ऑब्वियस सी चीजों को लॉ नहीं बना सकते ना, कि अगर मैं ये फोन को उठाया तो ये उठ जाएगा, ये लॉ नहीं बन सकता। पर पहले ऐसे ही लॉ बन रहे थे, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप किसी चीज को नहीं हिलाओगे, नहीं छेड़ोगे तो वैसे ही रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। अब उसको एक लॉ का फॉर्म दे दिया गया, बट बहुत सिंपल सा लॉ, समझ में आ जाएगा। Yes, sir. ठीक, तो हाँ, और ऊपर से तो 5 मीटर तक यहाँ जगह नहीं है तो कहाँ जाएगी? हाँ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रेस्ट पे रह जाएगा। हाँ, आप बैठा दो उसके ऊपर एक आदमी को, तो वो कंटिन्यूअसली एक फोर्स दे रहा है नीचे की तरफ, अब लगा दो 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ से, नहीं हिलेगा बॉडी। ठीक है, जगह होनी चाहिए ना नीचे जाने के लिए उसके पास। हाँ, नीचे खोल दोगे तो नीचे चला जाएगा उसके पेट के कारण। चलो क्या लिखे हो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिखना है इसमें, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट आप लोग 8th में पढ़े हो, ठीक है। फ्रिक्शनल, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब आपके 8th में था। यानी कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नॉन बोला मैं, नॉन नहीं बोला, अभी तक क्लास में नॉन नहीं बोला आज की क्लास। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। नीचे लिखना, पहले बैलेंस फोर्स सबंड डाल लो, इसके बारे में लिखो, बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। देखो हाइफन डाल के, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, if the resultant of applied forces, resultant total है, रिजल्ट का स्पेलिंग पता है और एंड का स्पेलिंग पता है, चीटी, बस जोड़ दो दोनों। ठीक है, रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सारे एक डायरेक्शन वाले फोर्सेस को ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही, इसी को रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, या नेट फोर्स। मैंने नेट फोर्स बोला था ना, तो ब्रैकेट में लिख भी लो, याद रखेगा। इफ द रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, is equal to zero, comma, it is called balanced forces. It is called balanced forces. It is called balanced forces. जैसे टग ऑफ वॉर में होता है ना, Yes, sir. खेलो कभी टग ऑफ वॉर, अगर दोनों तरफ एकदम बराबर टीम है ना, तो टाई हो जाएगा मैच, ना ये इनको पूरा यहाँ खींच पाएंगे, ना ये इनको पूरा खींच पाएंगे। बैलेंस फोर्स एक तरह का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर एक तरफ वाले ताकतवर होंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये हार जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो हम, सर एक नॉर्मल ह्यूमन के पास कितने न्यूक्लियर फोर्स होता है? एक नॉर्मल, ह्यूमन के पास वो तो कितने? डिपेंड करेगा ना सबकी बॉडी टू बॉडी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं सर, कोई भी नॉर्मल के नॉर्मल एक नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम, इसके सबका वेरी करेगा। सब एक ऐसा तो ना कि अगर आपकी उम्र का एक बच्चा 25 किलो का बोरी उठा दिया तो आप भी उठा लोगे, हो सकता है आप कमजोर होगे, आप नहीं उठा पाओगे, तो कोई फिक्स नहीं होता कि किसकी बॉडी में कितना न्यूटन का फोर्स होना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल, हाँ लिखो एग्जाम्पल, इन द टग ऑफ वॉर गेम, इन द टग ऑफ वॉर गेम, in the tug of war game, when the force applied by both teams is equal, when the force applied by both the teams is equal, when the force applied by both teams is equal,
देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल है पर डायरेक्शन में अलग अलग है ना। जैसे ये दोनों फोर्स भी मैग्नीट्यूड में बराबर है 5-5, पर डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। एक इस तरफ लग रहा है लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट। तो both teams is equal, then the rope does not move in either side. Then the rope does not move in either side. इधर मत लिख देना। Does not move in either side. Stop. This is due to the balance forces. This is due to the balanced forces. This is due to the balanced forces in which resultant of applied forces comes out to be zero. Resultant forces comes out to be zero. Okay, next time लिखना, balanced forces do not cause any change of state. Balanced forces do not cause any change of state of an object. Any change of state of an object. ये ठीक है, मोशन वाला मोशन में रहेगा। Do not cause any change of state of an object. ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा एक बैलेंस फोर्स, ये लाइन का मतलब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। फुल स्टॉप। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। Balance forces are equal in magnitude. And opposite in direction. Balance forces are equal in magnitude but opposite in direction. Balance forces are equal in magnitude and opposite in direction. अच्छा, साइज और शेप चेंज हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है ना? देखो, आप एक बलून का एग्जांपल लो। अगर आप बलून पकड़े हो और आपने दोनों साइड से फोर्स लगाया बराबर, तो शेप तो चेंज हुआ ना? Yes, sir. हाँ, मैं वो इससे तो वापस पूछा आप लोगों से। बाकी सारे इफेक्ट में कुछ नहीं होगा, बट शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आप दोनों साइड से मान लो इस बॉटल को भी फोर्स लगाते हो, ये पिचकेगी कि नहीं पिचकेगी? ठीक है, तो एक लाइन वो भी लिख लो नोट करके। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड, हाँ, जो कंप्रेसिबल होंगे उनका हो जाएगा। आप बोलोगे भाई टेबल का साइज शेप चेंज कर दूं, वो नहीं हो पाएगा। बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज the shape and size of an object. Can change the shape and size of an object. और बाकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, रेस्ट मोशन में कोई चेंज नहीं, ठीक है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर सेकंड लिख लो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, समझा तो दिया हूं मैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में इसको लिख लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। Bye, sir. बाय बाय।